हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से मेडिको नर्सिंग क्लासेज पे एक वेल डिजाइंड क्रैश कोर्स जो कि आपकी अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, जैसा कि अभी ESIC आने वाला है, सितंबर में नोट सेट होगा, उनकी तैयारी को लिए और भी रिफाइन करने के लिए और भी अच्छा बनाने के लिए वो क्रैश कोर्स डिजाइन किया गया है। और उसी क्रैश कोर्स की क्लासों को कंटिन्यूएशन करते हुए हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का जो सब्जेक्ट है उसका क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट कर रखा है। तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के क्रैश कोर्स के स्टार्टिंग के अंदर हमने देख लिया कि जो भी सिस्टम आए थे उनके बारे में हमने पढ़ा। वन बाई वन हम जो सिस्टम के अंदर जो इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स हैं, जिनसे बहुत ज़्यादा बार MCQs है वो नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उन सारे डिसऑर्डर्स को हम बहुत ही डिस्क्रिप्टिव और कंसाइज वे के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, और उन्हीं पॉइंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं जिन पॉइंट्स के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा MCQ देखने को मिलते हैं। तो आज लास्ट क्लास के अंदर हम देख रहे थे ब्लड डिसऑर्डर से रिलेटेड डिसऑर्डर हम देख रहे थे। तो उसमें सबसे पहले हमने इंपॉर्टेंट जो डिसऑर्डर था उसमें एनीमिया देख लिया, नॉर्मल हीमोग्लोबिन का लेवल देखा हमने, एनीमिया का क्लासिफिकेशन देख लिया, टाइप देख लिए, कॉजेज ऑफ एनीमिया देखा कि एनीमिया कौन कौन से डिसऑर्डर्स की वजह से होता है। उसके बाद हमने देखा एनीमिया के जो कॉमन साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, जो कि हर एक प्रकार के एनीमिया के अंदर देखने को मिलते हैं, वो सारे देखे हमने। उसके बाद हमने डिफरेंट क्लासिफिकेशन था, मेगालोब्लास्टिक है, ठीक है, हीमोलाइटिक एनीमिया है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है, पर्नीथियस एनीमिया है, प्लास्टिक एनीमिया है। इनके बारे में हमने क्या है डिस्क्रिप्टिव तरीके से हम देख लिया। नेक्स्ट हमने देखा डिसिमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी की, किस प्रकार माइक्रो सर्कुलेशन के अंदर तो ब्लड है वो जम जाता है, और किस प्रकार से माइक्रो जो मेजर सर्कुलेशन है उसके अंदर क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स की डिफिशियंसी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है ब्लड का लॉस होने लग जाता है, और मेजर बॉडी की जो मेजर कैविटीज होती है उनके अंदर ऑटोमेटिकली ब्लीडिंग हो शुरू हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि रिस्क फैक्टर्स रिलेटेड टू डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी की रिलेटेड। नेक्स्ट हमने देखा सिम्टम्स, कौन कौन से सिम्टम्स हैं। उसके बाद हमने देखा डायग्नोस्टिक टेस्ट की कौन कौन से ऐसे डायग्नोस्टिक टेस्ट बने हुए हैं जिन टेस्टों के थ्रू हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा मैनेजमेंट ऑफ डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी। तो उसमें हमने ये देखा कि इसका कोई वेल डिजाइंड मैनेजमेंट नहीं है हमारे पास। हम सिर्फ अंडरलाइन कॉजेज को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं, अंडरलाइन कॉजेज को हम ट्रीट कर सकते हैं, प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, और एंटीकोएगुलेंट मेडिकेशन सब वो हम दे सकते हैं। ठीक है, आज ये था लास्ट क्लास तक। आज की क्लास में हम डिसऑर्डर पढ़ेंगे हॉडकिंस डिजीज या लिम्फोमा। ये एक इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है। हॉडकिंस डिजीज से आपको एक दो क्वेश्चन है वो मोस्ट कॉमनली एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, वो मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। आप बस मेडिको नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर बिलीव करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा स्प्रेड करने की कोशिश कीजिए, ताकि जो मेडिको नर्सिंग क्लासेस की जो टीम है, पूरी टीम है, उसको मोटिवेशन मिल सके और वो बार बार आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी क्लासेस लेकर के आ सके। तो आज का डिसऑर्डर है हमारा लिम्फोमा। लिम्फोमा मीन्स हॉडकिंस डिजीज। इसका दूसरा नाम क्या है, हॉडकिंस डिजीज। जो क्वेश्चन आएगा वो इस नाम से भी MCQ आ सकता है और इस नाम से भी MCQ आ सकता है। बट इस नाम से क्या है, हॉडकिंस डिजीज के नाम से क्या है, इजीली हर कोई आइडेंटिफाई कर लेता है। तो ये जो नाम है लिम्फोमा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, डियर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हॉडकिंस डिजीज और लिम्फोमा दोनों एक ही प्रकार के डिजीज है। ठीक है, और हॉडकिंस डिजीज और लिम्फोमा दोनों क्या है, मेलिग्नेंसी है। मेलिग्नेंसी का मतलब मेलिग्नेंसी का मतलब मेलिग्नेंसी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, मेलिग्नेंसी का मतलब होता है कैंसरियस कंडीशन। मेलिग्नेंसी का मतलब होता है कैंसरियस कंडीशन और कैंसर डिसऑर्डर। मेलिग्नेंट का मतलब है डिजीज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट, वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन। डिजीज और इन्फेक्शन कैन बी मेटास्टेसाइड in the other body tissues and organ। अगर कोई डिसऑर्डर एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में या एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के अंदर अगर ट्रांसफर हो पा रहा है, मेटास्टेसाइज
हो पा रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट डिसऑर्डर। अब यहाँ पे मेटास्टेसिस का मतलब होता है कि जो भी इन्फेक्शन, जो डिजीज कॉज करने वाले जो एजेंट्स थे, वो एक जगह से दूसरे डिसऑर्डर पे जा रहे हैं, जो मैलिग्नेंट सेल्स थी उनका ब्लड के थ्रू, लिम्फ के थ्रू या चाहे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के थ्रू वो कैसे भी करके दूसरे होस्ट तक पहुंच रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, मेटास्टेसिस। दूसरे होस्ट होस्ट यहाँ पे एक ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे और उसी होस्ट के क्या रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स रहेंगे, उन तक वो अगर पहुंच रही है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, मेटास्टेसिस कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो हॉडकिंस लिम्फोमा क्या है, एक मैलिग्नेंट डिसऑर्डर है, किसका, लिम्फ नोड्स का। हॉडकिंस डिजीज है ये, रिलेटेड टू लिम्फ नोड्स है, पूरा डिसऑर्डर रिलेटेड टू लिम्फ नोड्स है, ये पूरा डिसऑर्डर रिलेटेड टू लिम्फ नोड्स है, कि लिम्फ नोड्स के बारे में इसके इसके लिम्फ नोड्स के बारे में ही ये डिसऑर्डर है। मैलिग्नेंसी किसकी है, लिम्फ नोड्स हुआ है, ठीक है, मैलिग्नेंसी है। इसमें क्या होता है, ये जो डिजीज है वो ओरिजिनेट होती है यहाँ पे सिंपल लिम्फ नोड के साथ या फिर चेन ऑफ लिम्फ नोड के साथ। किसके साथ ओरिजिनेट होती है, सिंपल लिम्फ नोड या में ओरिजिनेट फ्रॉम चेन ऑफ लिम्फ नोड, में ओरिजिनेट फ्रॉम चेन ऑफ में ओरिजिनेट फ्रॉम चेन ऑफ लिम्फ नोड, में ओरिजिनेट फ्रॉम चेन ऑफ लिम्फ नोड। जो लिम्फ नोड के चेन से, लिम्फ नोड की जो चेन है उसके थ्रू वो क्या हो सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है। नेक्स्ट है कि मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का वर्ड मीनिंग मैंने आप लोगों को बताया है कि मेटास्टेसिस का मतलब है जो कैंसरियस सेल्स है उनका बॉडी टिश्यूज के अंदर ट्रांसफर होना है, स्प्रेड होना है, स्पीडअपली स्प्रेड होना, वो क्या कहलाता है, मेलिग्नेंसी। जैसे कि मान लीजिए बोन का कैंसर था, वो आपके ब्रेन तक चला गया, ठीक है, आपके जीआई सिस्टम में चला गया, नेक के अंदर चला गया, लंग्स में उस ट्यूमर का स्प्रेड हो गया, तो ये क्या है, मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस है वो सराउंडिंग जो लिम्फ नोड्स है उनके अंदर भी हो सकता है, और ऑल्सो नॉन लिम्फॉइड टिश्यूज के अंदर भी हो सकता है, जो नॉन लिम्फॉइड टिश्यूज के अंदर, क्योंकि इस कैंसरियस सेल को, इस मैलिग्नेंट सेल को ये नहीं पता है कि इससे कहाँ स्प्रेड होना और कहाँ नहीं होना है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप लोग तब समझ पा रहे होंगे कि जो हॉडकिंस डिजीज है वो क्या एक मैलिग्नेंसी डिसऑर्डर है, किसका, लिम्फ नोड्स का। अब ये ओरिजिनेट हो सकती है या तो किसी सिंगल लिम्फ नोड के साथ ओरिजिनेट हो सकती है, या फिर ये हो सकती है आपकी एक चेन ऑफ लिम्फ नोड के साथ। दूसरा मेटास्टेसिस है, सराउंडिंग टिश्यूज के अंदर ये क्या हो सकती है, स्प्रेड हो सकती है, और सराउंडिंग टिश्यूज के अंदर ये जब डिजीज स्प्रेड होगी तो ये जरूरी नहीं है कि वहां पे सिर्फ लिम्फोइड टिश्यूज को ही अफेक्ट करे, ये नॉन लिम्फोइड टिश्यूज को भी इन्वॉल्व कर सकती है। अब मेनली कौन कौन से ऑर्गन को इन्वॉल्व करती है उनके बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो मेनली ये करती है लिम्फ नोड्स को, ठीक है, लिम्फ नोड्स को करती है टॉन्सिल, टॉन्सिल, ठीक है, टॉन्सिल कहाँ पाए जाते हैं, ओरल कैविटी के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर, ठीक है। स्प्लीन है, बोन मेरो, बोन मेरो के अंदर। तो ये वो साइट्स है जहाँ पे आपका हॉडकिंस लिम्फोमा क्या हो सकता है, मेटास्टेसाइज हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है। अब यहाँ पे एक एमसीक्यू बनता है, ठीक है, इस लाइन के अंदर एक एमसीक्यू बनता है कि विच इज द मोस्ट कॉमन साइट वेयर द हॉडकिंस लिम्फोमा कैन बी स्प्रेड, ठीक है, ये एमसीक्यू यहाँ पे बन रहा है स्टूडेंट, ठीक है। ये एमसीक्यू जो बन रहा है, तो इस एमसीक्यू का आंसर क्या हो सकता है, इस एमसीक्यू का आंसर होगा सराउंडिंग लिम्फ नोड के अंदर जा सकता है, यानी कि जिस भी टिश्यू के अंदर ये हुआ वहां जा सकता है, साथ ही साथ टॉन्सिल्स के अंदर ये जा सकता है, ठीक है, जो कि ओरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, स्प्लीन में ये स्प्रेड कर सकता है, बोन मैरो के अंदर ये क्या कर सकता है, स्प्रेड कर सकता है। तो ये इसकी मोस्ट कॉमन साइट्स है, ठीक है, और यहाँ से आप लोगों को एमसीक्यू देखने को मिल सकता है। यहाँ से क्या देखने को मिल सकता है स्टूडेंट, आई थिंक ये आपको एमसीक्यू देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो कि रेड कलर से लिखा हुआ है, रेड कलर से लिखा हुआ है, इसका मतलब है डेफिनेटली वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या लिखा हुआ है कि ये जो हॉडकिंस लिम्फोमा है उसका कैरेक्टरिस्टिक, मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हॉडकिंस लिम्फोमा का मेजर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ रेड स्टनबर्ग सेल्स इन द नोड। जब आप लिम्फ नोड की बायोप्सी करते हो, जब आप लिम्फ नोड की बायोप्सी करते हो तो उस समय पैथोलॉजिस्ट है वो क्या देखेंगे, वो देखेंगे कि जो लिम्फ नोड था, जो अफेक्टेड लिम्फ नोड था, कौन सा था, अफेक्टेड लिम्फ नोड, अफेक्टेड लिम्फ नोड, इसके अंदर क्या है, रेड स्टनबर्ग सेल है, कौन सी, रेड स्टनबर्ग,
रेड स्टर्नबर्ग सेल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, ये पैथोलॉजिस्ट कब देखेगा? जब ड्यूरिंग द बायोप्सी या ड्यूरिंग द पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग द पैथोलॉजिकल examination during the pathological examination of affected lymph node of affected lymph node। जब आप अफेक्टेड लिम्फ नोड का पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हो तो उस कंडीशन के अंदर स्टूडेंट क्या होता है, वहां पे आपको रेड स्टर्नबर्ग सेल्स है वो देखने को मिलती है। तो आप जब भी बायोप्सी की रिपोर्ट पढ़ोगे हॉडकिंस लिम्फोमा के अंदर तो आपको ये रेड स्टर्नबर्ग सेल्स है वो आपको पैथोलॉजिस्ट है वो मार्क करके देंगे कि हाँ जी इस लिम्फ नोड के अंदर जो भी आपने टिश्यू लिया था, टिश्यू प्रिजर्व करके आपने हमारे तक जो लैब तक भेजा है, उस टिश्यू के अंदर रेड स्टर्नबर्ग सेल्स है वो दिखाई दे रही है। अगर रेड स्टर्नबर्ग सेल्स दिखाई दे रही है स्टूडेंट तो डेफिनेटली उस इंडिविजुअल को क्या है, आर द कैरेक्टरिस्टिक हॉडकिंस डिजीज है। उस इंडिविजुअल को क्या है, हॉडकिंस डिजीज हो। उस इंडिविजुअल को क्या है, हॉडकिंस डिजीज है। ठीक है स्टूडेंट, देखना है कंटिन्यूअसली हमें ये काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। आप लोगों के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि नोट्स भी अच्छे से अच्छे में प्रिपेयर करके आप लोगों तक प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो डायरेक्टली। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इन नोट्स को अपनी नोटबुक के अंदर नोट कीजिए। अगर कोई इससे रिलेटेड डाउट होता है तो तुरंत मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट छोड़ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक इमेज देख रहे होंगे। ठीक है, एक इमेज देख रहे हैं, इसको देखो मैं जूम करके आप लोगों तक दिखाता हूँ। ठीक है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, इमेज बेस्ड सॉरी इमेज बेस्ड एमसीक्यू। अगर आपके पास इमेज बेस्ड एमसीक्यू आ जाता है और ऐसी कोई आपको इमेज दे दी जाती है तो ये पैथोलॉजी की रिपोर्ट है। पैथोलॉजी की रिपोर्ट में आप देख रहे हो कि नॉर्मल लिम्फोसाइट्स, इसमें क्या है, नॉर्मल लिम्फोसाइट्स है। तो नॉर्मल लिम्फोसाइट्स के अंदर क्या हो रहा है, देखो ये नॉर्मल है, ये वाली है, ये वाली, ये नॉर्मल लिम्फोसाइट्स है। लेकिन जो रेड स्टर्नबर्ग सेल्स है उसकी शेप आप देख सकते हो, उसकी शेप आप देख सकते हो। जो रेड स्टर्नबर्ग सेल है उसकी शेप आप देख सकते हो स्टूडेंट। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। ये वाली जो सेल है, ठीक है, ये वाली जो सेल है जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाली जो सेल है वो क्या है, रेड स्टर्नबर्ग, इसको हम बोलते हैं रेड स्टर्नबर्ग सेल। तो अगर आपको एग्जामिनर ऐसी इमेज देकर के भी अगर एमसीक्यू पूछता है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप डेफिनेटली इसका आंसर कर सकते हो। ठीक है जी, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अपना कि जो ये डिजीज है, ये डिजीज है, इसके दौरान क्या होता है, WBC है वो बहुत ही ज्यादा प्रोलिफरेट होना शुरू हो जाती है। प्रोलिफरेशन का मतलब है जनरेशन, रीजनरेट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, फॉर्मेशन बहुत ज्यादा स्पीडअप हो जाता है। क्योंकि कैंसर के अंदर मोस्टली होता क्या है, कैंसर क्या है, इमेच्योर सेल्स, कलेक्शन ऑफ इमेच्योर सेल्स, क्या है, कलेक्शन ऑफ इमेच्योर सॉरी कलेक्शन ऑफ इमेच्योर सेल्स। तो ये जो WBC एक्सेसिव प्रोलिफरेट हो रही है, एक्सेसिव ये रीजनरेट हो रही है, इनका जो ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो WBC तो बन रही है लेकिन वो कैसी बन रही है, इमेच्योर, वो काम नहीं कर सकती हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जैसे जैसे वो जितनी ज्यादा प्रोलिफरेट होगी उतनी वो क्या करेगी, दूसरे पार्ट्स में जाकर के क्या होना शुरू हो जाती है, अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाती है, वो अक्यूमुलेट होना भी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पे साइन एंड सिम्टम्स वो आपको देखने को मिलते हैं स्टूडेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब है हमारे सामने सिम्टम्स ऑफ हॉडकिंस डिजीज की। हॉडकिंस डिजीज के अंदर इंडिविजुअल के अंदर कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो पहला जो सिम्टम्स है वो है फीवर। फीवर आपको देखने को मिलेगा क्योंकि WBC है वो इंक्रीज हो गई, WBC इंक्रीज हो गई है। तो ये WBC इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है, बॉडी क्या सोचेगी स्टार्टिंग के अंदर, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। बॉडी सोचेगी कि ये कोई इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स है और इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स के तहत बॉडी क्या कर देगी, फीवर कर देगी। मेनली ये सिग्निफिकेंट वेट लॉस, ठीक है, उसको जी मसलाना मतलब नोजिया,
नोजिया पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिल सकता है सिग्निफिकेंट वेट लॉस। सिग्निफिकेंट वेट लॉस, ये ध्यान रखने वाली बात है सिग्निफिकेंट वेट लॉस। सिग्निफिकेंट वेट लॉस का मतलब है मोर वेट लॉस, सॉरी एक्सेस वेट लॉस, एक्सेसिव वेट लॉस, एक्सेसिव वेट लॉस in a short duration, in a short period of time, in a short period of time, टाइम के बहुत ही शॉर्ट पीरियड के अंदर अगर किसी इंडिविजुअल का वेट लूज हो रहा है, ठीक है, वेट लॉस हो चुका है, तो वो कंडीशन के अंदर आपको देखने को मिल सकता है कि उसके अंदर हॉटकिंस डिजीज। तो हॉटकिंस डिजीज में भी ये डिजीज, ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलता है कि थोड़े से समय के अंदर बहुत ज्यादा वेट लॉस हो जाता है। नाइट स्वेटिंग, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टाइम है। ये टीबी में भी आप लोगों को देखने को मिलता है कि नाइट स्वेटिंग है, फीवर रहती है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब डिक्रीज प्लेटलेट काउंट, डिक्रीज प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट का काउंट है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो नॉर्मल प्लेटलेट का काउंट कितना होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि नॉर्मल प्लेटलेट का काउंट कितना होता है। तो 1.5 लाख टू 4.5 लाख पर क्यू एम एम, 1.5 लाख से 4.5 लाख पर क्यू एम एम क्या होती है, प्लेटलेट्स होते हैं। नेक्स्ट वन है लार्ज लिम्फ नोड। जब भी आप बॉडी के अंदर हॉटकिंस डिजीज है तो जो लिम्फोइड टिश्यू है उनके अंदर क्या हो जाता है, एनलार्जमेंट हो जाता है, उनके अंदर क्या हो जाता है, एनलार्जमेंट। तो सराउंडिंग द नेक, ठीक है, जहाँ जहाँ इंग्वाइनल रीजन के अंदर आप जैसे जैसे चेक करोगे, एग्जामिन करोगे फिजिकल एग्जामिनेशन, तो आप देखोगे कि बहुत ही मोटे मोटे आप लोगों को क्या दिखाई देंगे, लिम्फ नोड्स आपको फील कर पाओगे। जैसे बहुत ही लार्ज लिम्फ नोड्स आप क्या कर पाओगे, फील कर पाओगे। नेक्स्ट है स्प्लीनोमेगेली। स्प्लेनोमेगेली का मतलब होता है, क्या होता है स्टूडेंट, स्प्लेनोमेगेली का मतलब होता है enlargement of spleen, enlargement of spleen, ठीक है। अगर स्प्लीन का, तो लिम्फोइड टिश्यू है, हम सब जानते हैं कि स्प्लीन भी एक क्या है, लिम्फोइड टिश्यू है, लिम्फेटिक सिस्टम का क्या है, ऑर्गन है। तो उसका भी क्या हो सकता है, वहां पे एनलार्जमेंट हो सकता है, उसका भी क्या हो सकता है, एनलार्जमेंट। नेक्स्ट है हिपेटोमेगेली। हिपेटोमेगेली का मतलब एनलार्जमेंट ऑफ लीवर, हिपेटोमेगेली का मतलब एनलार्जमेंट ऑफ लीवर। लीवर का क्या हो जाता है, एनलार्जमेंट हो जाता है स्टूडेंट। तो लीवर का एनलार्जमेंट भी हो सकता है किसमें, हॉटकिंस डिजीज के अंदर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि बायोप्सी की जो रिपोर्ट है, जो पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन की जो रिपोर्ट है, उसके अंदर आपको क्या दिखेंगी, रेड स्टर्नबर्ग सेल्स आपको देखने को मिलेंगी। तो ये इसका एक क्लासिकल साइन है, जैसे द क्लासिकल साइन। अब कोई आपसे पूछ सकता है, आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि रेड स्टर्नबर्ग सेल्स किस डिजीज के अंदर दिखती हैं, दिखाई देती हैं। तो लिम्फोमा, अगर दूसरा ऑप्शन है हमारे पास हॉटकिंस डिजीज, तो लिम्फोमा और हॉटकिंस डिजीज दोनों क्या है, सेम है। तो हॉटकिंस डिजीज के अंदर क्या होती हैं, रेड स्टर्नबर्ग सेल्स है वो क्या होती हैं, अपीयर होती हैं, जिनके अंदर क्या होता है, अब नॉर्मल डब्ल्यूबीसी का क्या होता है, प्रोलिफरेशन होता है। डब्ल्यूबीसी जाकर के क्या होती है, एक बॉडी के किसी भी पर्टिकुलर पार्ट के अंदर अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट वन है पॉजिटिव बायोप्सी। नेक्स्ट वन क्या है देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेड कलर से लिखा हुआ है इसका मतलब, ठीक है। यहाँ से आप लोगों के लिए एमसीक्यू पूछा जा सकता है, एमसीक्यू नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट। जो भी चीजें आप लोगों के लिए बनाई गई उनको आप प्लीज नोट कीजिए, ताकि आप लोग उनको ज्यादा दिनों तक याद रख पाओ। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि पॉजिटिव बायोप्सी ऑफ लिम्फ नोड विथ सर्वाइकल नोड अफेक्टेड फर्स्ट, यानी कि जब इंडिविजुअल के अंदर हॉटकिंस डिजीज होगी, जब भी किसी इंडिविजुअल के अंदर हॉटकिंस डिजीज होगी या लिम्फोमा होगा, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, उसके जो सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स मतलब ये वाले एरिया के जो लिम्फ नोड्स हैं, ये वाले एरिया के जो लिम्फ नोड्स हैं, वो लिम्फ नोड सबसे पहले अफेक्ट होते हैं, सबसे पहले वो अफेक्ट होते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आपको हॉटकिंस डिजीज का पता लगाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सर्वाइकल रीजन से क्या लेनी है, बायोप्सी लेनी है। बायोप्सी लेने का मतलब एक टिश्यू का टुकड़ा लिया जाता है और उसको एग्जामिन हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है। जब भी बायोप्सी टॉपिक होगा उसको ओवर एंड लार्ज पढ़ेंगे, बायोप्सी के कुछ टाइप्स होते हैं, किस प्रकार से लेते हैं वो सब मैं आपको उसी टाइम पे बताऊंगा, यहाँ पे अपन इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे।
तो पॉजिटिव, जब आप सर्वाइकल लिम्फ नोड की बायोप्सी लोगे और उसकी रिपोर्ट देखोगे तो उसकी रिपोर्ट में आप देखोगे कि सर्वाइकल लिम्फ नोड सब वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। किस चीज से पॉजिटिव होंगे? वो क्या दिखाएंगे आपको? वो दिखाएंगे आपको रेड टनबर्ग सेल। जब सर्वाइकल लिम्फ नोड के अंदर क्या प्रेजेंट होगी? रेड टनबर्ग सेल्स है वो क्या होंगी वहां पे प्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट मैनेजमेंट। कि मान लीजिए किसी इंडिविजुअल को हॉडकिंस डिजीज हो चुकी है, तो अब क्या करना है? मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा ना। मैनेजमेंट का मतलब है कि उसका इलाज करना पड़ेगा। अगर कैंसर की स्टेजिंग अगर प्रॉपर कर पाए हैं हम, ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? उसका इलाज करना है। और इलाज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं? इंडिविजुअल को रेडिएशन थेरेपी दे सकते हैं। ठीक है, रेडिएशन रेडिएशन थेरेपी के अंदर हम मोस्ट कॉमनली जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, आयोडीन है, ठीक है, कोबाल्ट है, इनका यूज करके हम पेशेंट को क्या देते हैं? रेडिएशन थेरेपी देते हैं। रेडिएशन थेरेपी को नॉर्मली दो भागों में डिवाइड किया हमने। दो भागों में डिवाइड, कौन कौन से दो भाग में डिवाइड किया जी? हमने किया एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल आरटी, आरटी मतलब रेडिएशन थेरेपी, एक्सटर्नल और इंटरनल रेडिएशन। ठीक है, तो एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी के नाम से तो हर कोई जान लेता है, और इंटरनल इंटरनल रेडिएशन के नाम से भी पता लग जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं, कंफ्यूज करने के लिए एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी का नाम दिया जाता है टेलीथेरेपी। ठीक है, अब यहाँ पे टेलीथेरेपी का नाम देख के स्टूडेंट सोचते हैं कि ये तो कोई टेलीफोनिक हो सकता है, ये कि दूर बैठे ही हम कोई थेरेपी के यहाँ कोई इलाज ले रहे हैं, उसे बोलते हैं टेली। नहीं जी, ये टेलीथेरेपी का मतलब है एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी, और इसे बोलते हैं ब्रेकी थेरेपी। इसे बोलते हैं इंटरनल रेडिएशन थेरेपी का दूसरा नाम क्या होता है? ब्रेकी थेरेपी। ठीक है, ब्रेकी थेरेपी भी इसको बोला जाता है। तो अब रेडिएशन थेरेपी है, तो एक एक्सटर्नल, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी। तो एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी के अंदर क्या होगा? जो सोर्स ऑफ रेडिएशन है, जो सोर्स ऑफ रेडिएशन है, आर आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। इसमें एक्सटर्नल जो रेडिएशन का जो सोर्स है वो आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के आउटसाइड रहेगा। मतलब यहाँ पे एक सोर्स है हमारे पास रेडिएशन का, और ये हमारा पेशेंट यहाँ पे लेटा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसके पर्टिकुलर पार्ट को एक्सपोज करके वहां पर हम क्या करेंगे? रेडिएशन थेरेपी है वो अप्लाई कर देंगे। तो वो रेडिएशन कौन सी थेरेपी कहलाती है? एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी। अब बात करते हैं कि ब्रेकी थेरेपी के अंदर क्या होता है। ब्रेकी थेरेपी के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जो सोर्स ऑफ रेडिएशन है, source of radiation है, source of radiation are implanted into the sorry implanted into the particular tissue, into the particular body tissue। पर्टिकुलर बॉडी टिश्यू का मतलब हो गया। ठीक है, इंटरनल रेडिएशन थेरेपी का दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट? याद रखिएगा, जिस नाम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ब्रेकी थेरेपी। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक्सटर्नल मतलब टेलीथेरेपी, और ब्रेकी थेरेपी बची है वो इंटरनल के अंदर आ जाता है। तो इंटरनल रेडिएशन थेरेपी के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? जो सोर्स ऑफ रेडिएशन होता है, वो सोर्स ऑफ रेडिएशन कहाँ होता है? इम्प्लांट कर दिया जाता है पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के अंदर। मान लीजिए किसी को थायराइड कैंसर है, तो थायराइड के आसपास के टिश्यूज के अंदर क्या कर दिया जाएगा? आयोडीन है जो रेडियो एक्टिव सोर्स होगा, आयोडीन का जो रेडियो एक्टिव सोर्स है वो इम्प्लांट कर दिया जाएगा, और उससे उसको क्या मिलेगी? पर्टिकुलर एरिया के अंदर वो क्या करतेगा? वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या करेगा? कंटिन्यूअसली उसको रेडिएशन देता रहेगा, और जो कैंसरियस सेल्स है उनको क्या करेगा? डीनेचर्ड करता रहेगा। तो ये हमारी रेडिएशन थेरेपी के बारे में मैंने आप लोगों को बेसिक नॉलेज बता दी है। तो हम क्या कर सकते हैं? हॉडकिंस लिम्फोमा के अंदर पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी भी दे सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि उसकी डिजीज का स्प्रेड कितना है, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे? उसको रेडिएशन थेरेपी देंगे। ठीक है, रेडिएशन थेरेपी में हो सकता है कि उसको एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी दे, और हो सकता है कि उसको हम इंटरनल रेडिएशन थेरेपी दे। तो ये चीज़ तो डिपेंड करती है आपकी स्टेजेज ऑफ कैंसर के ऊपर। और कैंसर की स्टेजेस देखने के लिए पेट सीटी, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, ठीक है, ये स्कैन किया जाता है। ये हमें स्टेजेज ऑफ कैंसर के बारे में बताता है। स्टेजिंग ऑफ कैंसर, कोई आपसे पूछे कि पेट स्कैन क्या था? पेट स्कैन कब किया जाता है? कैंसर की स्टेजिंग का पता करने के लिए कि कितनी दूर में स्प्रेड हो गया, किस लेवल तक स्प्रेड हो गया है,
ठीक है, ट्यूमर कितना बड़ा है वो सब ये बताते हैं। नेक्स्ट है कीमोथेरेपी। आप सब जानते हो कि कीमोथेरेपी के अंदर हम क्या करते हैं, जो एंटी कैंसर सब्सटेंस है, एंटी मेलिग्नेंट सब्सटेंस है, उनको हम यूज करके उसके बाद हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। उसके बाद हम एक चीज इंपॉर्टेंट है, देखना स्टूडेंट, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दिया गया है कि जब भी आप किसी पेशेंट को, अगर आप किसी मेल पेशेंट को अगर आप रेडिएशन थेरेपी दे रहे हो, अगर आप किसी मेल पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी दे रहे हो, तो हमें किस बात का ध्यान रखना है, उसे हमें एजुकेट करना है कि इस रेडिएशन थेरेपी की वजह से आपके अंदर बांझपन, स्टेरिलिटी हो सकती है। क्या हो सकती है? स्टेरिलिटी हो सकती है। और इस स्टेरिलिटी को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, उसके जेनेटेलिया को, अगर जेनेटेलिया को हम कवर रख सकते हैं, अगर डिजीज कंडीशन अलाउ कर रही है, तो हमें पेशेंट को पूरी तरीके से जेनेटेलिया को क्या करना है, कवर करना है, ताकि उसके जेनेटेलिया पे कोई इफेक्ट ना हो। लेकिन फिर भी अगर हम नहीं कर पा रहे, तो हमें पेशेंट को एडवाइस करना है या एजुकेट करना है, पेशेंट को क्या करना है, सॉरी, एजुकेट करना है कि आपको स्टेरिलिटी हो सकती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ रेडिएशन थेरेपी। अगर जब मान लीजिए पेशेंट को स्टेरिलिटी हो जाती है, तो हमें क्या करना है, उसको अल्टरनेटिव मेथड्स के बारे में बताना है। हमें क्या करना है, अल्टरनेटिव मेथड ऑफ फर्टिलिटी ऑप्शन। उसके बाद हमें क्या करना है, पेशेंट को एजुकेट करना है और उसे ये बताना है कि अगर आपको स्टेरिलिटी हो जाती है रेडिएशन थेरेपी की वजह से, तो उसके बाद आप किस तरीके से बच्चा कर सकते हो। जो अल्टरनेट मेथड है फर्टिलिटी के, उनके बारे में हमें पेशेंट को क्या करना है, बताना है। जैसे कि IVF है, फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को एजुकेट कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा हॉटकीज डिजीज जिसका मैनेजमेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँ। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही क्रेज कोर्स की क्लासें आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रही होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।